Hello everyone, welcome back to the channel. I am CA Shivam Chaurasya and I hope all of you are doing really well. Today in this video, we're gonna talk about CA Final AFM strategy. So if you're someone that is struggling with AFM, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रिपेयर कैसे करना है, सब्जेक्ट स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट, और हैव एनी प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट, हैव एनी स्ट्रगल्स विद द subject, this video is exactly for you. And in this video I'm going to cover everything from what mindset you should have around the subject to how to approach the syllabus, how to prepare for the subject. Plus, of course, I'm going to end this video with some very sweet, crisp and short advice about how to tackle the 3 R's in your exams, so that you're not only preparing for the subject but are also ready when it comes to performing in the exams. So without any further ado, let's get started. सबसे पहले let me give you some pieces of advice about the mindset that you should have regarding the subject, क्योंकि that is the foundation of your preparation. What a lot of students do is they start out seeing the subject wrong. उनका mindset ही गलत होता है, तो उसके बाद उनका अप्रोच गलत हो जाता है, उनकी स्ट्रैटेजी गलत हो जाती है. It's a domino from then on. तो लेट मी स्टार्ट विथ द वेरी फाउंडेशनल एडवाइस कि माइंडसेट कैसा रखना है इस सब्जेक्ट को लेके. व्हाट अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक इज़ कि AFM इज़ अ वेरी मैथमेटिकल सब्जेक्ट, कि AFM में बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, सम पे सम सॉल्व करने पड़ते हैं, विच इज़ करेक्ट टू एन एक्सटेंट. पर दिस इमेज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ अ लिटिल इनकम्प्लीट, आई वुड से. What would help more is if you view AFM as a decision making subject, क्योंकि in every chapter of AFM you're making or trying to make some kind of a decision. in derivatives आप पता लगा रहे हो कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, पोर्टफोलियो में आप पता लगा रहे हो कौन से इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैं, कैपिटल बजटिंग में आप पता लगा रहे हो असेट खरीदना है नहीं खरीदना है, कब तक खरीदना है. यू आर मेकिंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ डिसीजंस. So that is the approach that you should keep from the get-go. Now, what this approach means to you practically is, if you keep the mathematical approach, आपको AFM में सिर्फ फॉर्मूले दिखेंगे, फॉर्मूले याद करना याद करना याद करना याद करना. But if you keep the decision making approach, what it means practically is you have to see the formula, you have to understand the context of it, कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा. तो एक फॉर्मूला के पीछे का क्वेश्चन पूछना है कि हाउ इट इज़ डिराइव्ड, ये फॉर्मूला बना कैसे, और एक फॉर्मूला के आगे का क्वेश्चन पूछना है कि कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है जिसमें ये फॉर्मूला काम आएगा. वंस यू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉर्मूला, that is when you can actually start using that formula as a tool. क्योंकि AFM में you're not going to be faced with ऐसे questions जो, of course you're going to get these type of questions, कि जो पैटर्न के questions आपने पहले देखे हुए हैं, आपने प्रैक्टिस करे हुए हैं, आपको आते हैं. ऐसे क्वेश्चन तो होंगे ही, पर साथ में ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो जिसमें ऐसे थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, थोड़े नए क्वेश्चंस हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस में ये कॉन्टेक्स्ट आपके काम आएगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है, प्लस आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है. दैट इज़ द माइंडसेट दैट विल हेल्प यू इन एसिंग दिस सब्जेक्ट. सो स्टार्टिंग देयर, माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना है. एवरी कॉन्सेप्ट यू स्टडी कहाँ से आया है, कहाँ यूज़ होने वाला है, कहाँ से आया है, कहाँ यूज़ होने वाला है. मूविंग ऑन, हाउ यू विल अप्रोच द सिलेबस. AFM का सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैप्टर्स हैं इसमें. कई बार नहीं समझ आता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है, कैसे नेविगेट करना है. हेयर्स माय पीस ऑफ एडवाइस ऑन इट. आई विल रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स टू डिवाइड AFM का सिलेबस इनटू 3 buckets. हाउ यू विल डिवाइड इट इनटू 3 buckets? पहली बकेट में कीप वैसे वाले टॉपिक्स जिनकी थोड़ी बहुत सिनर्जी, या तो थोड़ी बहुत सिनर्जी हो उन टॉपिक्स से जो आपने CA इंटर FM में पढ़ रखे हैं, या ऐसे टॉपिक्स जो इनहेरेंटली ईजी हैं, ईजी टू मीडियम डिफ़िकल्टी के हैं. ऐसे टॉपिक्स यू कैन कीप इन बास्केट 1.
सेकेंड बास्केट में यू विल कीप टॉपिक्स जो मीडियम टू हाई डिफिकल्टी के हैं या फिर जिनमें नए टॉपिक्स हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। थर्ड बास्केट में यू गोना कीप टॉपिक्स जो थियोरेटिकल हैं या मेजरली थियोरेटिकल हैं या बहुत ही सिंपल है। नाउ इफ यू आर समवन हु हैज़ ऑलरेडी स्टडीड द सब्जेक्ट, हु इज रिवाइजिंग द सब्जेक्ट, you know exactly which chapters or which topics to put in each of those baskets. But if you're anyone who is new to the subject, who's trying to prepare for the subject for the first time, of course you're not gonna know कि कौन सा topic, कौन सा chapter कहाँ जाने वाला है. So of course I'm gonna help you out with it. Although this is a very broad categorization, that I'm sorry for the any background noises जो आ रही होंगी. I guess construction चल रहा है. Someone is constructing something. Never mind. So for the new students, I'm going to give you a broad categorization that is according to me. Of course, once you start preparing for the subject, feel free to recategorize and reclassify the topics. You know the guidelines: easy to medium, medium to high difficulty, and theoretical और बहुत छोटे छोटे topics. Now what I recommend is you can keep in the first basket, आप रख सकते हैं business valuation, security valuation, mutual funds, merger and acquisition, interest rate, risk management. Although I would recommend IRRM को derivatives के बाद पढ़ें, but it is simple. So IRRM in the first basket, and then the first half of advanced capital budgeting, क्योंकि थोड़ी बहुत synergy है उसमें with the capital budgeting जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है. So the first half of ACB, the second half of advanced capital budgeting हम second basket में रखेंगे. So your second basket would be the second half of ACB, then your portfolio management, your derivatives, your forex, and then your international financial management. These I think should come in your second basket, although your choice, feel free to redistribute. These are broad categorization that you have to make for yourself. This is just a broad guideline for any new students that are watching this. Third categorization, majorly theory and very small chapters. So these are financial planning theory, risk management mostly theory, security analysis, although this is not theory but it is a very small chapter, preparing it will be a breeze. Securitization, and then startup finance. These are the chapters जो या तो छोटे हैं या majorly theoretical हैं. These you're gonna keep in the third basket. Now why did I make you divide all of these topics in different distinct baskets? I'll explain now. You know, जैसे कि I recommended in my FR video, subjects like FR, subjects like AFM, क्योंकि they are massive, they are a lot of those aspects. They are a game of confidence and motivation. क्योंकि इतने मैसिव हैं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, कुछ बड़े टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे. कई बार आपका मोटिवेशन उनकी वजह से गिरने लगता है, और ऑफ कोर्स देयर आर आल्सो टॉपिक्स जो इजी हैं, जो आपको समझ आएंगे, जो कम कॉम्प्लेक्स हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. वो पढ़ते पढ़ते आपका कॉन्फिडेंस और आपका motivation ऊपर जाएगा. And it's all just a game. Finishing this subject is all just a game of maneuvering, understanding how to maneuver this graph. So I recommend start with when you're starting the syllabus, be it for the first time or any of the revisions, you could start with any of the topics in the first basket. क्योंकि या तो वो easy हैं या they have synergy with financial management जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है. Start with any of the first basket chapters. वो पढ़ते पढ़ते आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाने लगेगा, आपका मोटिवेशन ऊपर जाने लगेगा. Once you're at the peak of your motivation, एक बड़ा टॉपिक बास्केट 2 टॉपिक उठा लिया. बास्केट 2 टॉपिक्स में देयर इज अ चांस कि आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस नीचे आने लगेगा. ऑल्दो नहीं भी आ सकता है, अगर आपका मोटिवेशन इज गोइंग अप, दैट इज द बेस्ट थिंग. बट देयर इज अ चांस कि कॉम्प्लेक्स और बड़े टॉपिक्स पढ़ते हुए आपका मोटिवेशन और आपका कॉन्फिडेंस नीचे आने लगे. दैट इज परफेक्टली नॉर्मल. नीचे आने लगे कोई बात नहीं. वंस यू आर डाउन इनफ, start with some small chapter again.
आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा. यू हैव टू मैनूवर दिस. सो फर्स्ट बास्केट, सेकंड बास्केट, फर्स्ट बास्केट, सेकंड बास्केट, ऐसे खेलना है आपको. नाउ हाउ विल यू यूज द थर्ड बास्केट? Sorry. How will you use the third basket? I recommend you to sprinkle the topics from the third basket in between all of your preparations. Now, how is this third basket with easy topics different from the first basket? It's because इस basket में जो topics हैं उनका nature अलग है. First और second basket में हमारे सारे practical topics हैं, majorly practical topics हैं. Third basket contains all of your theory and majorly theoretical concept or very small concept. तो बिकॉज इनका नेचर अलग है, तो आप ऐसे टाइम में जहाँ आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा है या फॉर्मूले पढ़ने का या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप थर्ड बास्केट पे आ सकते हैं. दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट. नेक्स्ट अप इन योर सिलेबस प्रिपरेशन, वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज डू नॉट इग्नोर द थ्योरी टॉपिक्स, क्योंकि थ्योरी टॉपिक्स बिकम योर सेवियर इन द पेपर्स. कई बार पेपर में होता है कि ICAI मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेता है या कई बार बड़े क्वेश्चन पूछ लेता है जो आपसे अगर आ भी रहे होते हैं तो कई बार आपके पास समय नहीं होता है उन 3 घंटों में वो क्वेश्चन कम्प्लीटली लिख देने का. ऐसे टाइम में योर थ्योरी सब्जेक्ट्स, थ्योरी टॉपिक्स बिकम योर सेवियर. For anyone who goes prepared with theory topics in AFM, more often than not, they end up thanking themselves for completing those theory topics. Why? Because a lot of the times ICAI मुश्किल और बड़े practical concepts पूछ लेता है जो या तो करने की हालत नहीं होती है या करने का टाइम नहीं होता है हमारे पास. ऐसे टाइम में तो थ्योरी टॉपिक्स बिकम योर सेवियर कि वो लिख के आप मार्क्स चुरा सकते हो. तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर द थ्योरी सब्जेक्ट्स, उनको कवर करना ही करना है. भले ही बहुत डेप्थ में ना कीजिए पर एक बार पढ़े हुए ज़रूर होने चाहिए. नेक्स्ट एडवाइस दैट आई विल गिव इन syllabus completion is keep your pace moderate. Just like I told you in my FR video, आपके पास क्वालिटी है ना आपके पास क्वांटिटी है और दोनों को बैलेंस करके चलना है. आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की स्पीड इतनी ना बढ़ा दीजिए कि क्वांटिटी तो आगे बढ़ जाए पर क्वालिटी नीचे गिर जाए, प्लस क्वालिटी के पीछे इतना मत भागिए कि सिलेबस कंप्लीशन में प्रॉब्लम होने लगे, क्वांटिटी नीचे गिर जाए. यू हैव टू ऑलवेज कीप देम बैलेंस. दिस बैलेंस शुड बी द pace that you should try to achieve while preparing this subject. So this was all about how to approach the syllabus, how to complete the syllabus. Now how to actually study the syllabus. क्या चीज़ें करें कि syllabus और topics ठीक से दिमाग में बैठते जाएं. My best advice in this regard would be what you should do is while starting a chapter, divide that chapter into smaller concepts. Study one concept, have conceptual understanding. Imagine the remember the mindset. Concept कहाँ से आया है, कहाँ यूज हो रहा है, इस तरीके से finish the concept and then finish the questions of that concept. Questions करते करते mark the important questions, क्योंकि questions काफ़ी सारे होते हैं. कई बार एट दी एंड हमारे पास टाइम नहीं होता है कि इतने सारे क्वेश्चन हम फिर से एक बार रिवाइज कर पाएँ. तो मार्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुड बी अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिया. मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए. नाउ व्हेन यू आर थ्रू विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ चैप्टर, एक सिटिंग में रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स and then go through all the important questions जो आपने मार्क करे हैं. At this point written practice करना is not important. Of course prepare करते टाइम written practice is important. पर एक बार जब आपने वो concept और सारे question कर लिए, at the last preparation of the chapter concept go through कर लीजिए, skim through all the important questions जो आपने मार्क करे हैं, move on to the next chapter. Now बड़े chapters के लिए, be it portfolio और forex, ये जो last part of the preparation strategy है of completing all the concepts in one go and all the important questions in one go, कभी कभी this may not work, especially अगर आप पहली बार ये chapters पढ़ रहे हैं. तो ऐसे में you can divide these chapters into sub groups. तो मान लीजिए एक chapter को आपने 4 groups में divide किया और फिर उस group को आपने अलग अलग concepts में divide कर दिया.
तो finish all the concepts and questions, concept question of one group, and then revise all the concepts of that group and all the important questions of that group. Move on to the next group. आप ऐसे करके बड़े चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स फॉर द स्मॉलर चैप्टर्स आप लास्ट रिविजन वन गो में ही कर सकते हैं. दैट इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट. एंड आई थिंक अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ठीक से बैठते भी जाते हैं. प्लस क्योंकि आप फ्रीक्वेंट रिविजन बीच बीच में डाल रहे हो तो लंबे समय तक सस्टेन भी रहते हैं. At the last part of this video, I'd like to give you some advice as to how to tackle the last three how to tackle the 3 hours of your exams. And of course I fumbled there, but I hope these are your last 3 hours also of this subject, the 3 hours of your exam. And I hope उसके बाद आपको फिर से ये subject एटलीस्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. आई होप दोज आर योर लास्ट 3 सब्जेक्ट्स ऑफ योर प्रिपरेशन. उसके बाद आई होप आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करें. सो इन द लास्ट 3 आवर्स ऑफ योर पेपर ऑफ योर प्रिपरेशन व्हाट यू हैव टू डू, जो आपके 15 मिनट होने वाले हैं, दीज आर वेरी क्रूशियल. आपकी स्ट्रैटेजी यहीं डिसाइड हो जाएगी. 15 मिनट में ट्राई टू स्किम थ्रू द इंटायर पेपर, और आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए इस टाइम पे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर या कौन से कॉन्सेप्ट से है. वंस यू हैव दिस मैप्ड आउट इन योर हेड, तब आप डिसीजन बना सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बहुत लंबा है, छोटा है, कौन सा क्वेश्चन ऐसे टॉपिक्स है जो आपको बहुत अच्छे से आता है या सो आता है या आता ही नहीं है. ये कैटेगराइजेशन बन जाएंगे आपके दिमाग में. नाउ हाउ दीज कैटेगराइजेशन विल हेल्प यू इज इन द फर्स्ट आवर focus on the first 2, your best 2 questions. Start with the best question that you can attempt, move on to the second best question you can attempt. Try to finish them in the first hour of your exam. In the second hour focus on the third best question, and then उसके बाद start with the MCQs. MCQs बीच में, क्योंकि कभी कभी MCQs आसान होते हैं और अगर हम शुरुआत में कर लेते हैं तो बहुत सारा टाइम MCQ में लगा देते हैं, और फिर भी रियलाइज़ की रिटन पोर्शन तो बचा ही था पेपर का. या फिर कभी कभी MCQs टफ आ जाते हैं और हम उस वजह से उसमें स्टार्टिंग में या एंडिंग में बहुत टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स छूट जाते हैं हमारे. तो MCQ को सैंडविच कर देने का डिस्क्रिप्टिव के बीच में तो आसान आते हैं. तो अभी तक आपके पास एक पेस आ गया है पेपर में कि इस पेस से आई नीड टू कवर द क्वेश्चंस, तो आप जल्दी जल्दी फिनिश कर देते हो. और अगर मुश्किल आते हैं तो इस समय तक आपने अपने 3 बेस्ट क्वेश्चंस कर लिए होते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस होता है दिमाग में कि चलो इन 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे आई एम ऑलरेडी सिटिंग अटॉप दीज मेनी मार्क्स. तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है कि चलो ठीक है MCQs मुश्किल आ भी गए तो एटलीस्ट इतने मार्क्स ही चाहिए MCQ में से, एंड देन आई विल बी गुड टू. तो इसीलिए स्टार्ट विद योर बेस्ट 2 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट आवर. सेकेंड आवर में फोकस ऑन द थर्ड बेस्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट योर MCQs. योर MCQs शुड बी डन at around the end of 2 hours 10-15 minutes or so, and the last के 50 or 45 minutes or so focus on your least best 2 questions. of course आखिरी के 2 questions करने में आपको थोड़ा कम टाइम मिला हुआ है, पर of course आपको वो questions बन नहीं रहे हैं, आपके पास थोड़ा मटेरियल कम ही होने वाला है उनमें लिखने के लिए, तो people manage. इस तरह से try to finish your entire paper of 100 marks. Finishing the 100 mark paper is very important, क्योंकि always keep this in your head कि क्वेश्चन छोड़ना is an immediate zero in that question. आपको आप थोड़ा बहुत भी लिख देते हैं उस क्वेश्चन में तो भले हो सकता है एग्जामिनर तरस खा के आधा मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क दे देता. Those are your bonus marks. Every mark matters. क्वेश्चन छोड़ देना gives you an immediate zero in that question. You don't need an immediate zero in any of the questions. At least लड़ना है, at least try. फिर कितने भी मार्क्स मिले does not matter. So try very hard to finish 100 mark paper or at least 90 mark paper in your 3 hours, क्योंकि then you get a very good shot at passing the paper. Next, very important, last but not the least advice that I would like to give you is
keep a good pace from the very start. क्वेश्चन स्टार्ट करते ही, पेपर स्टार्ट करते ही कीप अ वेरी गुड पेस, क्योंकि आप अपना पेस अच्छा रखेंगे तभी आप पेपर फिनिश कर पाएंगे. व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डू इज लेजरली तरीके से स्टार्ट करते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग लिखते हैं, सारा कुछ मटेरियल कवर करने की कोशिश करते हैं, पर इसकी वजह से एंड में हमारे पास टाइम कम पड़ता है. तो स्टार्टिंग से हैव दिस इन योर माइंड that you're gonna stick with the timelines, that you're gonna complete the whole paper in your 3 hours, and you are going to maintain speed from the first minute itself. That is how you will give yourself the best chance of finishing the paper and the best chance of passing the paper. With this, all of the advice in this video ends. I hope this was a useful video. If you have any questions regarding this video or regarding AFM in general, comment down below. I wish you all the best for your exams. I hope you make fantastic chartered accountants in the future. Thank you.